पहले की जो क्लासेस हुई है उनमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप अपना डाउट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। फटाफट से मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, क्लास में वॉइस वगैरह प्रॉपर है। अगर है तो फटाफट से कमेंट करके मुझे क्लियर कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.एल. सुंडा आप सभी का वेलकम करता हूँ। पेडोलॉजी का जो सेशन हमारा चल रहा था उसी सेशन को हम आगे की तरफ लेके चलते हैं। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस मैंने आपको पढ़ाई थी, आराम आराम से मैंने समझाया था। रॉक्स, मिनरल्स, फिर उनको वेदरिंग करवाया, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। वेदरिंग के बाद हमने कहा पेरेंट मैटर बनता है। फिर पेरेंट मैटर को भी क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स के अंदर। एक हमने कहा रेजिडुअल पेरेंट मैटर और एक कहा हमने ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मैटर में भी एलुवियम, कोलुवियम, लेकस्ट्राइन, मेराइन, मोराइन, ऐसे बहुत सारे जो टाइप्स थे वो सारे के सारे क्लियर कर दिए थे। उम्मीद करता हूँ वहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होती है सॉइल फॉर्मेशन की कहानी। सॉइल फॉर्मेशन की जो कहानी है उसमें कुछ चीजें ऐसे समझ लीजिए कि स्टार्ट हमको करना होता है रॉक्स एंड मिनरल्स से, फिर हमें इनकी करवानी होती है वेदरिंग, इससे बनता है पेरेंट मैटर, और इस पेरेंट मैटर के अंदर कुछ प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस को हम नाम देते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और उसके बाद में बन जाती है फाइनली हमारी सॉइल। तो यहाँ पर जो ये पेरेंट मैटर है ये हमने स्टडी कर लिया है कि इसके टू टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स हमने स्टडी कर लिया है। इसी के आगे बढ़ते हैं कि पेरेंट मैटर से कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिनकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उन प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। जनरली जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है इनको भी हम दो वर्गों में या टू क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं, जिनमें से एक जो क्लास आता है जिसको हम जनरली बोलते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और दूसरा आपका जो होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। लेकिन इससे रिलेटेड सवाल किस तरीके से आते हैं एक एक करके उनको क्लियर करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। देखो, सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस है उसमें हम बात करेंगे पेडोजेनिक प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? पेडोजेनिक प्रोसेस की। मोस्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेट वेरी स्लोली इन नेचर। यानी एक चीज आप ध्यान रख लेना कि जितनी भी जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो बहुत ही धीमी गति से वर्क करती है। ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है बहुत स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो 1 इंच सॉइल फॉर्मेशन के लिए जो टाइम लगता है वो लगभग 800 से 1000 ईयर्स का टाइम लगता है। यानी केवल 1 इंच सॉइल बनने में इतना टाइम लग जाता है। इतनी स्लो प्रोसेस होती है सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है उनकी अगर हम चर्चा करें तो मोस्ट जियोलॉजिकल प्रोसेस आर ऑपरेटेड वेरी स्लोली इन नेचर, बट द पेडोजेनिक प्रोसेस ऑल द slow in terms of human life but processed at the faster rate than the geological process। यानी कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जिनको हमने नाम दिया है पेडोजेनिक प्रोसेस, ये वैसे तो स्लो चलती है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो बाकी जियोलॉजिकल प्रोसेस है इनसे थोड़ा फास्टर चलती है, इनसे थोड़ा सा स्पीड चलती है। और इन्हीं जो पेडोजेनिक प्रोसेस होती है इनके द्वारा ए बी सी इन तीनों होराइजन्स का फॉर्मेशन होता है सॉइल के अंदर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए 3-4 स्टेप आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये है आप लोगों के सामने सॉइल पेरेंट मैटर, इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉइल का पेरेंट मैटर है। ये क्या है? सॉइल का पेरेंट मैटर है। अब इसमें आपको 3-4 चीजें समझने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, केवल अंडरस्टैंड करना चीजों को। पहला तो आपको मैं पूछूं कि इस पेरेंट मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसमें परिवर्तन क्या क्या आ सकते हैं, एक जनरल सा सवाल है। तो आप कहोगे कि सर इसमें एक तो ये परिवर्तन आ सकता है कि मान लीजिए इस पेरेंट मैटर के अंदर, या यूं कहें इस पेरेंट मैटर के अंदर यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट था इसमें कुछ मिनरल्स थे, क्ले थी, या फिर यूं कहें ऑर्गेनिक मैटर था। जो ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, मिनरल्स है ये वाटर के साथ डिजोल्व होकर नीचे चले जाएंगे। यानी पहला वर्ड निकल के आ गया कि जब सॉइल फॉर्मेशन होता है तो उसमें होता क्या है, उसके अंदर से कुछ मटेरियल जिसको हम ऑर्गेनिक मैटर, क्ले या मिनरल कह सकते हैं, वाटर के साथ ये रिमूव होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसके लिए लीचिंग वर्ड यूज करते हैं। यानी यहां से ये कहां चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। तो एक प्रोसेस होगी कि रिमूवल ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल्स।
अब जा रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि कहीं पृथ्वी को छोड़ के ही चले जाएंगे, सीधी सी बात है, सॉइल की एक जगह से अगर स्टार्ट होते हैं, पहले ये होमोजीनियस मिक्सचर था, एक जैसा मिक्सचर है, लेकिन फिर यहाँ से कुछ मिनरल्स क्ले निकलकर नीचे चले गए, इसका मतलब यहाँ मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट कम हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं नीचे, तो सॉइल में कहीं ना कहीं जाकर इनका एक्यूमुलेशन भी होगा, उसको बोलते हैं वापस से गेन करना या यूं कहें एक्यूमुलेट करना। तो पहला हो गया कि इनका रिमूवल, दूसरा हो गया इनका गेन करना यानी वापस से जाकर डिपॉजिट होना। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि मान लीजिए सॉइल की सरफेस पर यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन है, प्लांट्स यहाँ हमने ग्रो कर रखे हैं, तो इन प्लांट्स की जो लीफ होती है, पत्तियां होती है, जनरली क्या करती है, ये प्लांट लीफ जो है वो सॉइल के अंदर यहाँ आके ऐड होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ऐड होता है, यानी पहला स्टेप ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है। और क्या हो सकता है बोले सर, लीचिंग हो सकती है, लीचिंग होगा तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, इसका मतलब वापस से गेन या डिपोजिशन हो सकता है। तो एक एक करके टोटल हम यूं कह सकते हैं कि बेसिक सॉइल फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिमोनसन, याद रखना ये वाली बात माइंड में सेट कर लेना कि सिमोनसन के अकॉर्डिंग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कितनी होती है, 4 होती है, उनमें क्या क्या है चारों को समझ लेना। एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, पहला है एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, कि सॉइल के अंदर पानी आके मिल जाए, ऑर्गेनिक मैटर आके मिल जाए या फिर मिनरल्स आके मिल जाते हैं, तो पहला हो गया एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। सिमोनसन के अकॉर्डिंग जो बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसकी पहली प्रोसेस होगी कि इसके आगे अंदर आके मिल रहा है कुछ। तो दूसरी प्रोसेस है कि याद रखना ये है, लूजेज का मतलब है लॉस वाला है, ये कौन सा है, लॉसेस ऑफ अबो मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। लॉसेस का मतलब होता है रिमूवल, हानि की हम बात कर रहे हैं कि जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर जो, हेलो हाँ जी, हाँ जी देखो ध्यान देना, हाँ जी, तो पहला हमने कहा ऐड होना, दूसरा हमने कहा लॉसेस, जिसको आप कह सकते हो एक सिंपल शब्द में कहें तो रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ अबो मटेरियल का मतलब होता है कि वाटर हो सकता है, मिनरल हो सकता है या ऑर्गेनिक मैटर, ये तीनों की तीनों चीज जो है इनका लॉस होना सॉइल के ऊपर वाले होराइजन से। मैंने कहा इन सब का लॉस मतलब लीचिंग होके नीचे जाना। पहला है कि पत्तियां आके यहाँ ऐड हो रही है, तो पहला ऐड हो गया, दूसरा लॉस हो गया, तीसरा क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद इन द सॉइल। जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक मैटर का हुआ डीकंपोजिशन और डीकंपोजिशन के बाद बन गया ह्यूमस, यानी कि यहां पर जो जो चीजें हैं ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल सॉइल के अंदर ही इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, डिकम्पोजिशन या किसी ना किसी प्रोसेस से ये दूसरे किसी रूप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगला है ट्रांसफर और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, कि इसी सॉइल के अंदर ये जो वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर है या तो इनका ट्रांसलोकेशन हो जाए, दूसरी जगह चले जाए, यहां आ जाए, ऊपर से यहां आ तो यहां आ जाए, तो यहां आकर जो इकट्ठे हो रहे हैं उसको ट्रांसलोकेशन या ट्रांसफर कहेंगे, यहां से नीचे जा रहे हैं उसको लॉस कहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बन गया है, या प्राइमरी जो मिनरल्स थे उनसे सेकेंडरी मिनरल्स बन रहे हैं, और एडिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का सॉइल में आकर ऐड होना। तो सिमोनसन के अकॉर्डिंग सॉइल की बेसिक जो प्रोसेस थी वो 4 थी, कि सॉइल में कोई चीज आके मिल जाए, दूसरा कि सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट है वहां से मिनरल्स का या फिर यूं कहें मिनरल्स, वाटर और ऑर्गेनिक मैटर का लॉस हो जाना, नीचे चला जाना, तीसरी प्रोसेस है कि नीचे जाकर उनका कहीं पर अकुमुलेशन हो जाना या यूं कहें ट्रांसलोकेशन होना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, और थर्ड या यूं कहें 4 लास्ट आ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, की एक से कोई दूसरा बन रहा है। ये जो 4 प्रोसेस होती है ये सिमोनसन ने दी थी, ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की ये बेसिक प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। ये चारों चीजें हैं कि कभी क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अकुमुलेशन होगा, कभी कैल्शियम कार्बोनेट चला जाएगा, अकुमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे
लोकेशन, और अगर मान लीजिए लॉस हो रहा है तो लीचिंग हो जाएगा। कोई चीज बाहर से आके ऐड हो रही है उसको एडिशन बोल देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे CO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाया, फिर कार्बोनिक एसिड ने कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, तो हो सकता है कोई केमिकल प्रोसेस से किसी चीज का फॉर्मेशन हो। ये सारी चीजें हम साथ साथ चलती रहती है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेडोजेनिक प्रोसेस। फिर क्लियर कर देता हूं कि जो पेडोजेनिक प्रोसेस है उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को 2 क्लासेज में हम डिवाइड करेंगे। नंबर 1 फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, नंबर 2 स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कि फंडामेंटल और स्पेसिफिक का मतलब क्या है। फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब है कि ये किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन की बेसिक प्रोसेस है, ये तो होगी ही होगी, इनके बिना सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्लियर है? फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, कि ये तो सॉइल में होगी ही होगी। तो सर फिर स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक में पहला वर्ड खुद कह रहा है कि मैं स्पेशल कंडीशंस में ही होंगी, यानी कुछ ऐसी प्रोसेस भी होती है सॉइल के अंदर सॉइल फॉर्मेशन की जो स्पेसिफिक प्रोसेस में या यूं कहें स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होती है। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट एरिड है, एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट एरिड है, तो एरिड क्लाइमेट के अंदर एक प्रोसेस, ध्यान रखना फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एरिड क्लाइमेट में भी होगी, सेमी एरिड में भी होगी, ट्रॉपिकल कोई सा भी क्लाइमेट हो, याद रखना ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट तीनों टाइप के क्लाइमेट्स के अंदर फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगी। लेकिन स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस जो होती है वो डिपेंड करती है वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। एग्जांपल के तौर पर एरिड क्लाइमेट है तो वहां एक प्रोसेस हो जाती है जिसका नाम होता है सेलेनाइजेशन। क्या नाम है? सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर जो सॉल्ट होते हैं, यानी कि जैसे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ऐसे सॉल्ट का अकुमुलेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं सेलेनाइजेशन। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें कि एरिड क्लाइमेट में सॉल्ट का एक्यूमुलेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलेनाइजेशन। लेकिन अगर यही क्लाइमेट मान लीजिए ह्यूमिड हो, कैसा हो? ह्यूमिड हो, तो ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर सेलाइन सॉइल नहीं बनती है। इस सेलेनाइजेशन प्रोसेस की वजह से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है सेलाइन सॉइल। लेकिन ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो सॉइल बनती है उस सॉइल का नाम है एसिड सॉइल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर होती है रेनफॉल, क्या होती है? बारिश होती है, और बारिश की वजह से जो सॉल्ट का यहाँ पर अकुमुलेशन हो रहा था, जो सॉल्ट यहाँ इकट्ठे हो रहे थे सेलेनाइजेशन की वजह से, ह्यूमिड क्लाइमेट में उनकी लीचिंग हो जाती है, और इस लीचिंग वाली प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीसेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन मतलब अकुमुलेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इकट्ठे हो रहे हैं, सेलेनाइजेशन है, और सॉल्ट यदि मान लीजिए वापस से खत्म हो रहे उसको बोलते हैं डीसेलेनाइजेशन। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट एरिड है तो सेलेनाइजेशन, सेलाइन सॉइल बन रही है, ह्यूमिड है तो एसिड सॉइल बन रही है, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट में रेनफॉल ज्यादा होने की वजह से सॉल्ट वाटर के साथ डिसॉल्व होकर नीचे चले जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, उससे एसिड सॉइल बन जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर कुछ प्रोसेस तो ऐसी होती है जो सभी प्रकार की सॉइल में प्रेजेंट रहती है, उनको फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कहेंगे। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो डिपेंड करती है उसके पेरेंट मैटर पर कि कैसे पदार्थों से सॉइल बन रही है, डिपेंड करती है वहां की वेजिटेशन पर कि किस प्रकार की वहां की वनस्पति है, और डिपेंड करती है वहां के क्लाइमेट पर कि कैसे क्लाइमेट में सॉइल बन रही है। 3 चीजें मैं आपको कह रहा हूं, या दूसरे शब्दों में कहे तो जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, जिसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन, टोपोग्राफी, आप लोगों को नाम सुना होगा ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर को ही बोलते हैं, वेजिटेशन को ही बोलते हैं, इसके अलावा एज एक फैक्टर होता है। तो ये जो 5 सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है मैं उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहा हूं कि उनके ऊपर डिपेंड करती है आपकी स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। क्लियर है? तो इन सभी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का। और फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस आप याद रखना, जो अभी सिमोनसन ने 4 बेसिक प्रोसेस दी थी उन्हीं का नाम हमने कर दिया है फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस।
तो फंडामेंटल पेडोजेनिक प्रोसेस या फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है, जनरली दीज फाउंड इन ऑल सॉइल्स, ये बात अपने माइंड में बिठा लेना कि जो फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है ये सभी मृदाओं में, सभी टाइप की सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑपरेट सिमुलटेनियसली का मतलब होती है कि जो फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, चार नाम नीचे लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे के साथ चलती रहती है, जबकि स्पेसिफिक पेडोजेनिक सारी एक दूसरे के साथ नहीं चलती है, अलग अलग जगह अलग अलग स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस होती है। लेकिन अगर अपन बात करें फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है वो सिमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ एक ही समय में चारों प्रोसेस चलती रहती है। अब बात करें कि फंडामेंटल पेडोजेनिक प्रोसेस होती है ये कितनी होती है, तो याद रखना ये होती है 4। पहली का नाम होता है ह्यूमिफिकेशन, दूसरे का नाम होता है एलुविएशन जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं, अगला होता है आइलुविएशन, लास्ट होता है होरिजोनाइजेशन। होरिजोनाइजेशन का मतलब होता है होराइजन्स का फॉर्मेशन होना। सॉइल प्रोफाइल में आपने होराइजन वर्ड पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा था कि सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो पैरेलल लेयर्स होती है जिनके कैरेक्टर्स विथ अंदर तो एक, अगर उस लेयर के अंदर कहीं भी देखोगे तो सेम होगा, लेकिन दो लेयर के बीच में कंपेयर करते हो तो जो कैरेक्टर्स होते हैं सॉइल के वो डिफरेंट होते हैं, कलर डिफरेंट, न्यूट्रिएंट डिफरेंट, क्ले का कंटेंट अमाउंट डिफरेंट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट, या यूं कहें जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं वो दोनों लेयर्स में अलग अलग होते हैं। ऐसी पैरेलल जो लेयर्स होती है उनको हम होराइजन्स कहते हैं, और ये होराइजन्स होते हैं सॉइल में 5, जो सॉइल प्रोफाइल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, या शायद अपन ने कवर कर ली है। एक बार बता देना मुझे कमेंट करके कि सॉइल प्रोफाइल हो चुकी है नहीं हुई है। तो हम बात करते हैं होराइजनेशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, समझना, वापस से रिपीट कर देता हूं। इस तरीके का मैं पहले ही डायग्राम बना चुका हूं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि मान लेते हैं ये वेजिटेशन है, प्लांट का जो रेजिड्यू होता है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। रिपीट बार बार नहीं करना पड़े, अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लेना कि किसी भी प्लांट का जो रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, जैसे मान लो पौध, अपने फसल को हार्वेस्ट कर लिया, उसकी जड़ या तने का कुछ भाग मिट्टी में रह गया तो वो उसका रेजिड्यू है। जैसे कुछ फसलें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए सरसों आपने काट ली, उसके डंठल रह गए तो वो उसका रेजिड्यू है। जैसे गेहूं आपने काट लिया, जड़ें रह गई, वो उसका रेजिड्यू है। हायर प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो गिर जाती है और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है, वो हायर प्लांट्स का रेजिड्यू है। तो प्लांट्स का हो गया। दूसरा वर्ड लेते हैं एनिमल्स का, जैसे गाय भैंस का जो एक्सक्रीटा है जिसको हम FYM बोलते हैं, वो उनका रेजिड्यू है। तो याद रखना प्लांट का प्लस एनिमल्स का जो रेजिड्यू होता है, उस रेजिड्यू के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी आपको पूछ ले कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है तो एक ही वर्ड याद रखना है, पहला तो याद रखना है रेजिड्यू, और दूसरा याद रखना किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स के रेजिड्यू को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है ह्यूमिफिकेशन। देखो ह्यूमिफिकेशन के अंदर पहला शब्द साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ह्यूमी है, और ह्यूमी से आपको याद रखना है ह्यूमस। क्या याद रखना है, ह्यूमस वर्ड आपको याद रखना है। बोले सर ऐसा क्यों, इसका भी कारण है कि जब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब हो गया जानवरों का और पौधों का जो अवशेष वाला पार्ट है जिसको हम काम में नहीं लेते, उसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। तो एनिमल्स और प्लांट्स का जो रेजिड्यू है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहा। जैसे आपने FYM को खेत में डाल दिया, अब क्या होगा, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा इनका रेशियो कौन कौन सा है, कौन सा किस सॉइल में ज्यादा होता है, सारी चीजें इनको होते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर डाला तो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, इनके लिए ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एक प्रकार का फूड है। जैसे आप लोग ग्रेन खाते हो, दाना खाते हो, गेहूं खाते हो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, वैसे ही सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ये रेजिड्यू फूड का काम करता है, भोजन का काम करता है। जैसे ही आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला, ये माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अटैक करेंगे, हमला बोलेंगे, और इसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। ये जब खाते हैं तो इनके खाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। बोले कैसे, जैसे आपने गेहूं खाया,
गेहूं का मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ऐसे कंपाउंड्स को आप लोगों ने खा लिया है, पेट में आपके चला गया। अब क्या हुआ, आपके मुंह से ही लार में जो एंजाइम होता है वो उस खाने के साथ मिक्स होता रहता है, फिर आपके जैसे ही वो पेट में जाता है तो वहां पे भी आपकी जो आंतें होती है, इंटेस्टाइन वाला पार्ट होता है, बहुत सारे एसिड्स या एंजाइम्स रिलीज करता है, जिससे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट या लिपिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है, उसका वो टुकड़ों में टूटते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी से हम हमारी बॉडी को रन करते हैं। सेम डिट्टो ऐसा का ऐसा प्रोसेस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसका ब्रेकडाउन होता है। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, एरोबिक, एनएरोबिक और इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप वो भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके ऊपर माइक्रोब्स अटैक करते हैं, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से होता है डिकम्पोजिशन। ये वही डिकम्पोजिशन वाला वर्ड है जो आपने थोड़ी देर पहले, या यूं कहें जब आप लोगों को मैंने वेदरिंग पढ़ाई थी तो वहां डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन पढ़ाया था। डिकम्पोजिशन का मतलब था कोई भी लार्ज टुकड़ा था उसका केमिकल चेंज होकर टुकड़ों में टूटना। सेम वही चीज हो रही है कि ऑर्गेनिक मैटर की केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आकर ये छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। जैसे कार्बन की एक बड़ी चेन थी और पता चला इस बड़ी चेन के 3 टुकड़े हो गए। जैसे मान लीजिए पहले सेल्यूलोज था, अब सेल्यूलोज से बन गया है ग्लूकोज, यानी छोटे छोटे टुकड़े हो गए जिनको हम बोलेंगे ग्लूकोज। तो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। लेकिन उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डिकम्पोज नहीं होता इजीली, या यू कहें अगेंस्ट टू डिकम्पोजिशन रेजिस्टेंस उसके अंदर ज्यादा होती है, तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। यानी धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक मैटर में जो भी कंपाउंड ऐसा था जिसको माइक्रोब्स काम में ले सकते थे उन्होंने ले लिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा मैटर होता है, या यूं कहें इन्हीं माइक्रोब्स के द्वारा उसका पॉलीमराइजेशन कर दिया जाता है, उसके बहुलक्स बना दिए जाते हैं, जो याद रखना ब्लैक टू ब्राउन कलर का होता है। याद रखना कैसा कलर का होता है, एक काले भूरे रंग का, ब्लैक टू ब्राउन कलर का एक नॉन क्रिस्टलाइन, याद रखना क्रिस्टलाइन मिनरल्स क्रिस्टलाइन थे, ये नॉन क्रिस्टलाइन है। कैसा है, ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ध्यान रखना। तो ब्राउन ब्लैक कलर का नॉन क्रिस्टलाइन एक कोलोइडल सब्सटेंस बनता है। 3 चीजें मैं यहां पढ़ा रहा हूं, पहला ब्लैक टू ब्राउन कलर, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन नेचर दिखा रहा हूं, तीसरा कि इसका नेचर कोलोइडल होता है। यानी इस ऑर्गेनिक मैटर को जब माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं तो एक ब्राउन ब्लैक कलर का नॉन क्रिस्टलाइन कोलोइडल सब्सटेंस बनता है, और उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं ह्यूमस। उसको नाम क्या देते हैं हम लोग, उसको नाम देते हैं ह्यूमस। यानी कि किसी भी सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होकर उससे ह्यूमस बनने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। यह फिर रिपीट कर देता हूं, सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होकर उससे जो ह्यूमस बनता है, इस ह्यूमस के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। इसके आगे नाम में ह्यूमी आता है, इसका मतलब ह्यूमस बनाना है। किससे बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर से बनेगा। अब बच जाती है होरिजोनाइजेशन का मतलब होता है अलग अलग परतों का बनना, होराइजन्स का बनना। अब आता है एलुविएशन और आइलुविएशन, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं डायग्राम से। जैसे मान लीजिए ये आपकी सॉइल है, ये यूं कहें पेरेंट मैटर है, ये क्या है आपका पेरेंट मैटर है, इसी को समझ लेते हैं। अब याद रखना पेरेंट मैटर में हम यूं कह सकते हैं ये सॉइल का अपर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट है। और ये सॉइल का जो लोअर पार्ट है, यानी कि ये अपर होराइजन है, ये लोअर होराइजन, ये ऊपर वाली सॉइल, ये नीचे वाली सॉइल। मान लीजिए ऊपर वाली सॉइल के अंदर क्ले है, पहला किसका नाम ले लेते हैं, क्ले का, दूसरा लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, तीसरा ले लेते हैं सोल्ट का। ये प्रेजेंट है अभी। पता चला कि ये जो कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये कंपाउंड्स वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होकर ये नीचे चले जाते हैं। 2 चीज है कि ये कंपाउंड्स वाटर के साथ डिसॉल्व होते हैं और होने के बाद क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। पहली चीज कि नीचे जा रहे हैं, यानी कहां से, यहां से जा रहे हैं। नीचे जाने के बाद ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है, वहां जाकर इनका वापस से हो जाता है एक्यूमुलेशन, यानी एक जगह हो रही है लीचिंग। एक जगह तो क्या हो रही है, लीचिंग,
और दूसरी जगह होता है एक्यूमुलेशन, मतलब इकट्ठे होते हैं, मतलब दो प्रोसेस होगी। एक जगह से तो लीचिंग होगी, दूसरी जगह एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठे होंगे, दो प्रोसेस साथ चल रही है। याद रखना, यहां से पानी के साथ घुलकर नीचे जाने की जो प्रोसेस है जिसको लीचिंग बोलते हैं, इसी लीचिंग प्रोसेस को दूसरा नाम दिया हुआ है एलुविएशन। क्या नाम दिया हुआ है? दूसरा नाम दिया हुआ है एलुविएशन। यानी एलुविएशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्ट वाटर के साथ डिजोल्व होके ऊपर वाली लेयर से नीचे की लेयर्स में जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन। लेकिन जैसे ही ये यहाँ नीचे आकर वापस से इकट्ठे होते हैं, या यूं कहें इनका होता है एक्यूमुलेशन, इनका संचयन होता है नीचे आकर, तो एक्यूमुलेट होने की जो प्रोसेस है, यहाँ नीचे इकट्ठा होने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं आइलुविएशन। उसको क्या बोलते हैं? आइलुविएशन बोलते हैं। यानी दो प्रोसेस हो गई, नीचे जाने का मतलब एलुविएशन, इकट्ठा होने का मतलब आइलुविएशन। क्लियर है मामला? अब देखो समझना, दो चीजें और आप समझने की कोशिश करना। जो एलुविएशन होता है, इससे जो होराइजन बनता है उसका नाम है ई। याद रखना, लीचिंग जो है वो अपर पार्ट से हो रही है और अपर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ए होराइजन। लेकिन ए होराइजन जो होता है उसमें ध्यान रखना दो भाग होते हैं, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसमें लीचिंग नहीं होती है, नीचे वाला में होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं A2। यानी एलुविएशन प्रोसेस से जो होराइजन बनता है उसका नाम होता है A2 या ई होराइजन। और ई होराइजन के जस्ट नीचे जो होराइजन होता है उसका नाम होता है बी होराइजन, यानी कि आइलुविएशन प्रोसेस से बी होराइजन बनता है, जबकि एलुविएशन प्रोसेस से आपका A2 या ई होराइजन बनता है। ये दोनों सवाल बड़े काम के हैं, ठीक है। तो ये आपकी फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हो गई है खत्म। ये मैंने आपको देसी तरीके से समझा दिया है। अब किताबों की बात कर लेते हैं कि किताबें इनके बारे में क्या क्या कहती हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे आता है ह्यूमिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो यानी कच्चा ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे ह्यूमस का निर्माण होना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, यानी कि दूसरे रूप में बदलना। When raw organic matter are added in soil, कच्चा ऑर्गेनिक मैटर जिसको आप FIM, वर्मी कंपोस्ट या सिटी कंपोस्ट या कोई भी मैन्योर कहते हो उसको बोलते हैं कच्चा। याद रखना उसको क्या बोलते हैं? रो ऑर्गेनिक मैटर। उसको सॉइल में ऐड करते हो। Their decomposition by various organism produce simple organic acids। फिर कह रहा हूं, यहां जो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बैक्टीरिया, एक्टिव माइक्रोब्स है इसका मतलब, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, माइकोप्लाज्मा, फंजाई, ये सारे प्रोड्यूस करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक एसिड्स जस्ट लाइक ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, इस प्रोपेनिक एसिड, CO2, एनर्जी, ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर बैक्टीरियल पॉलीमराइजेशन, यानी ये वर्ड आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि इन सिंपल कंपाउंड्स का पॉलीमराइजेशन होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन की भी अलग अलग तीन प्रोसेस होती है, आगे चल के पढ़ाऊंगा, जैसे क्ले ह्यूमस, लिग्नोप्रोटीन ह्यूमस कॉम्प्लेक्स, यानी लिग्निन और नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स बन के एक रेजिस्टेंस कंपाउंड बना लेते हैं, उसको लिग्नोप्रोटीन बोलते हैं। इसके अलावा क्ले के साथ भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एक पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है 3 प्रोसेस होती है, वो उसकी बात करेंगे, आगे चल के करेंगे। Of these organic acid produce a dark, पहला याद रखना, dark brown colloidal substance resistance to microbial attack। ये माइक्रोबियल अटैक के प्रति रेजिस्टेंस होता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं। एंड द प्रोसेस में टेक अबाउट ए डिकेड टू कंप्लीट, और इसमें दशक लगते हैं, याद रखना 1 साल का काम नहीं, इसमें काफी लंबा टाइम लगता है। क्लियर है मामला? इसके बाद आ जाती है प्रोसेस नंबर 2, सेकंड नंबर वाली, एलुविएशन, जिसको इमिग्रेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ रिमूवल, साफ साफ लिख रखा है मैंने कि इसमें रिमूव होगा क्या। याद रखना, जैसे आप कपड़े धोते हो और कपड़ों के अंदर मेल होता है, तो जैसे ही आप साबुन लगाकर उनको वॉश करते हो तो उनका जो मेल होता है वो छूटकर बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही एलुविएशन प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल, या फिर उसको बोलते हैं वॉश आउट, यानी कि धुलकर बाहर निकलना।
जैसे इस होराइजन की धुलाई होती है, ऊपर वाले होराइजन की इसकी धुलाई होती है, और यहाँ जो भी कंटेंट था वो धुलकर बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉश आउट जोन या वॉश आउट प्रोसेस of soil constituted in suspension of solution by the percolating water from the upper to lower, यानी ऊपर वाले भाग से नीचे वाले भाग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर में डिजोल्व हो सकता है उनका रिमूवल या वॉश आउट होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन प्रोसेस। रिजल्टिंग टेक्सचर डिफरेंस which leads to horizon differentiation और डेवलपमेंट, इस प्रोसेस की वजह से उसका जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग हो जाता है, ऊपर का टेक्सचर अलग, नीचे का टेक्सचर अलग। मतलब ये सिंपल वही होराइजन्स की थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो अलग अलग होराइजन्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है। तो ये वही बात कर रहा है कि टेक्सचर में डिफरेंस आता है जिसकी वजह से अलग अलग होराइजन्स डेवलप हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एलुविएशन बोलते हैं। इससे ए होराइजन या E2 होराइजन का फॉर्मेशन बनता है। इसी होराइजन का नाम होता है एलुवियल होराइजन, इसी को बोलते हैं एलुवियल होराइजन। इसी को बोलते हैं वॉशिंग आउट जोन, इसी को बोलते हैं लिचिंग जोन, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम लिचिंग जोन। ये सब इसी के नाम है, ठीक है। अगला आता है आइल्यूएशन, प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन या फिर कह सकते हो एक्यूमुलेशन। डिपोजिशन का मतलब जमा होना, जैसे आप अकाउंट में ले जाकर पैसे डिपॉजिट करवाते हो वैसे ऊपर से कुछ ना कुछ माल आता है और यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है। तो डिपोजिशन ऑफ सिंपल सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट रिमूव्ड फ्रॉम, जो कहां से रिमूव है, अपर पार्ट या ऊपर वाली लेयर से रिमूव हुए हैं या एलुवियल होराइजन से रिमूव हुए हैं। एलुवियल होराइजन इस ऊपर वाले इको ही बोलते हैं। इनटू द लोअर जोन या लेयर बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, उसको बोलते हैं जोन ऑफ लिचिंग, जोन ऑफ वॉशिंग आउट, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन। इज टर्म्ड एज आइल्यूविएशन, यानी ऊपर वाले पार्ट से जिनकी लिचिंग होकर नीचे आए हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइल्यूविएशन। इज दैट क्लियर। इससे बी होराइजन का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं आइल्यूवियल होराइजन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइल्यूवियल होराइजन, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको वॉशिंग आउट जोन कहा है तो इसको बोलते हैं वॉशिंग इन, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन बोलते हैं। इसको आउट और इसको बोलते हैं इन, इसके बाहर निकला इसके अंदर आ गया है, वॉशिंग इन बोलते हैं। The horizon formed by this process is termed as alluvial horizon. This process occurred in B horizon of soil profile, especially B2 में होती है। Last one is D horizon या horizonization. Differentiation of soil in different horizons along the depth of soil body. Differentiation का मतलब होता है अंतर आना, फर्क पैदा होना, कि जो सॉइल के अलग अलग परतें हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट होना, उनमें अंतर आने की जो प्रोसेस होती है, या सिंपल शब्दों में कहें तो अलग अलग होराइजन्स के बनने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड होरिजोनाइजेशन। इसके बाद सेकंड जो प्रोसेस आ जाती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। देखो इसको आगे बढ़ाते हैं। स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस जो होती है इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, एक होती है इंट्रा जोनल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कहानी है। आगे चल के देखो, सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो मुश्किल से 30-40 मिनट का है, फिर हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। पेडोलॉजी का अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सॉइल टैक्सोनॉमी, जो काफी 5-7 दिन या यूं कहें 1 वीक में चलाएंगे हम, डबल सेशंस करके, और आपका उसको भी क्लियर कर देंगे। मस्त रहना, अब आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सॉइल है हम उसकी बात करते हैं। तो सॉइल का जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर ही एक क्लासिफिकेशन आता है जिसको जोनलिटी कंसेप्ट कहते हैं। डोकुचेव ने दिया था, ध्यान रखना। सॉइल के अलग अलग बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। पुराने टाइम में टैक्सेशन था, मतलब जो टैक्स कलेक्ट होता था उसके आधार पर वर्गीकरण किया हुआ था। एंशिएंट टाइम के अलग क्लासिफिकेशन थे, बाद में जोनलिटी कंसेप्ट आया। इसको जोनलिटी कंसेप्ट के बाद सॉइल टैक्सोनॉमी आया, जिसको अपन 7th अप्रोक्सीमेशन के नाम से भी जानते हो आप लोग, ठीक है। 1960 में सॉइल टैक्सोनॉमी आया था। तो यहाँ पर जोनल जो क्लासिफिकेशन में एक जोनलिटी कंसेप्ट है, उसमें हमने सॉइल्स को 3 क्लासेज में बांट रखा है, जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल। जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल। तो उसी के बेसिस पे कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो जोनल सॉइल्स के अंदर होती है और कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो इंट्राजोनल जो सॉइल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट रहती है जनरली। तो हमने इनको अलग अलग क्लासेस के अंदर बांट दिया।
वैसे हो सकता है आप जब कोई बुक स्टडी करो तो आपको लाइन से सारी की सारी एक साथ मिल जाए, 5 ये और फिर उनके बाद कंटिन्यूसली ये मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है या ऐसा हो सकता है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस के अंदर मैं एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूं, आप लोगों को कोई डाउट नहीं हो। पहले में है कैल्सिक। क्या है? कैल्सिक। याद रखना पहले में एक शब्द है कैल्सिक, और याद रखना इसी से एक होराइजन बनता है जिसका नाम होता है कैल्सिक होराइजन। कैल्सिक से आप याद रखना बना दीजिए कैल्शियम। क्या बना दीजिए? कैल्शियम। और कैल्शियम बना दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब क्या है इसका? किसी भी सॉइल में उसकी प्रोफाइल के अंदर जब कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है, या यूं कहें इसका एक्यूमुलेशन होता है, इकट्ठा होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिफिकेशन। सॉइल प्रोफाइल में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होना कहलाता है कैल्सिफिकेशन। कैसे डिपॉजिट होता है, क्या कारण है, वो भी डिटेल से समझाऊंगा। फिलहाल इनको समझा दूं एक बार, फिर एक एक करके इनके कारण मैं आपको डिस्कस करूंगा। दूसरा जो होता है, अच्छा याद रखना कैल्सिफिकेशन से कौन सा होराइजन बनता है? कैल्सिक। याद रखना आगे चल के टेक्सोनोमी में एंडोपेडोन और एपिपेडोन से पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोगों को कई बार से एंडोपेडोन, कई बार एपिपेडोन, नोट, आप इनको अलग अलग एंडो एपी करके पढ़ते रहोगे कंटिन्यूसली, तो वहां कंफ्यूजन होगा, तो थोड़ा थोड़ा यहीं से ट्राई करना सीखने की। यहां होता है कैल्सिफिकेशन से बनता है कैल्सिक होराइजन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। कैल्सिफिकेशन के जस्ट लग गया डी, और जहां लग जाता है डी, डी का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा कर दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिट होना अगर कैल्सिफिकेशन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूवल याद रखना क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जमा था, और अब वही कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व होकर भैया सॉइल से लीच आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना कैल्सिफिकेशन, उसका बाहर निकलना डीकैल्सिफिकेशन। अगला आता है जिप्सीफिकेशन, और जिप्सी के अंदर पहला शब्द आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सर ये जिप्सम की बात कर रहा है। अगर किसी भी सॉइल के अंदर कैल्शियम सल्फेट जमा हो रहा है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं? जिप्सम। तो किसी भी सॉइल के होराइजन्स के अंदर अगर मान लीजिए जिप्सम जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जिप्सीफिकेशन। और कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिमूव होके जा रहा है तो उसको बोलते हैं जिप्सीफिकेशन का, जैसे कैल्सिफिकेशन था जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डी जिप्सीफिकेशन। अगला आता है पोर्टजोलाइजेशन एंड लेटेराइजेशन। दो वर्ड है, ध्यान रखना, पोर्टजोल और लेटेराइजेशन। पोर्टजोलाइजेशन में एक वर्ड है पोर्टजोल, जो रशियन भाषा का है, पोर्ड प्लस जोला, जिसका मतलब होता है एस लाइक सब्सटेंस। बानी जो होती है ना, बानी राख जिसको बोलते हैं, उस एस की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और लेटराइजेशन एक लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका मीन होता है ब्रिक या ईंट, लाल रंग की जो ईंट होती है। वो इनको डिटेल से पढ़ाऊंगा जब सारी चीजें आ जाएगी, टेंशन मत लेना कि सर यार आप तो एकदम शॉर्ट से कन्नी काट रहे हो, ऐसा नहीं है, हम बढ़िया मस्त मस्त पढ़ेंगे। सर इन दोनों का क्या मतलब है? जनरली किसी भी सॉइल के अंदर अगर अपन बात करते हैं, ये दोनों बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखना, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, उनमें आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। जनरली किसी भी सॉइल के अंदर एक तो ध्यान रखना FeK एंड जो एल्यूमिनियम होते हैं, इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको याद रखना जिनको कंबाइनली कहते हैं सेसस्क्वी ऑक्साइड्स। आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिलाकर एक साथ कहना एक शब्द में, तो सेसस्क्वी ऑक्साइड कह दो। और याद रखना सॉइल के अंदर Si भी रहता है, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। ठीक है मामला, चलो आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन मैंने आपको रॉक्स में भी पढ़ाया था कि जहां सिलिकॉन ज्यादा है तो सिलिकॉन का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। कैसा नेचर होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, इस सॉइल के अंदर होना कुछ नहीं है, ये तो हो गई आपकी सॉइल। फंडामेंटल प्रोसेस में आपने कहा था मिनरल्स का एक्युमुलेशन होना या रिमूवल होना, वही बातें हम घूम फिर के वापस से पढ़ रहे हैं।
इन दोनों प्रोसेस में होना जाना कुछ नहीं है। एक प्रोसेस में तो सिलिका ऊपर रहेगी और इस सेसक्सियो ऑक्साइड को नीचे भेज दो, और एक प्रोसेस में सेसक्सियो ऑक्साइड को ऊपर रख लो और सिलिका को नीचे भेज दो। यानी कि इन दोनों में भयंकर चलती है लड़ाई कि एक ऊपर रहेगा और एक को नीचे जाना पड़ेगा। ये क्लियर बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब कौन तो ऊपर रहेगा और कौन नीचे जाएगा, ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट के ऊपर, कि उस जगह का क्लाइमेट टेम्परेट है, ठंडा है, या वहां का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, गर्म है। ये डिपेंड करता है वहां के क्लाइमेट पे। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइमेट ठंडा होता है तो ऐसी कंडीशन में सिलिका इनसॉल्युबल हो जाती है और आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉल्युबल होकर चले जाते हैं नीचे, या यूं कहें एसिडिक नेचर की वजह से। और जो आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, उस क्लाइमेट में सिलिका की सॉल्युबिलिटी हाई होती है, वो वाटर के साथ घुलकर नीचे चली जाएगी और सेसक्सियो ऑक्साइड ऊपर रह जाएंगे। लेकिन आपको इतना क्लियर कर देता हूं कि लेटराइजेशन में एक शब्द मैंने कहा कि ये एक शब्द बना है लेटर, और इस लेटर का भी मीन भी मैंने बता दिया। इसका मतलब होता है ब्रिक यानी ईंट, और ईंट हमें पता है कि सर रेड कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? रेड कलर की होती है, हार्ड। तो याद रखना लेटराइजेशन से भी लेटेराइट सॉइल बनती है, और उस लेटेराइट सॉइल का कलर भी कैसा होता है? लाल। और हमें पता है कि जो लाल रंग होता है, उस लाल रंग के लिए जिम्मेदार आदमी कौन होता है? आयरन का एक ऑक्साइड है जिसका नाम है हेमेटाइट। यानी कि अगर लेटेराइजेशन में आपने आयरन को नीचे भेज दिया तो फिर लेटराइट सॉइल, काहे की लेटराइट सॉइल आयरन ही नहीं है, हेमेटाइट ही नहीं है, तो रेड कलर ही नहीं होगा, ईंट के जैसी लाल ही नहीं दिखेगी, भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अब दिमाग में बिठा लो, लेटेराइट जब भी आ जाए तो दिमाग में सेट कर लो, आयरन हेमेटाइट ऊपर रखना है, लाल रंग लेके आना है। लेटेराइट सॉइल का रंग तो लाल होता है भैया। इसका मतलब अब मामला एकदम क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए अपर पार्ट में Fe एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अकुमुलेशन हो जाए और नीचे अगर सिलिका की लीचिंग हो जाए, तो इस प्रोसेस को तो हम नाम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेटेराइजेशन। और अगर मान लीजिए प्रोसेस रिवर्स हो जाए, प्रोसेस क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। और रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस में सिलिका का अकुमुलेशन हो जाए और एल्यूमिनियम एंड Fe का लीचिंग हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोडजोलाइजेशन। वैसे पोडजोल सॉइल जो होती है ये हाईली एसिडिक कंडीशंस होती है, और ये जहाँ कॉनिफेरस वेजिटेशन होती है या जो जंगल वाला एरिया होता है जहाँ क्रिसमस ट्री वाली वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ ये प्रोसेस चलती है। ये हो गया पोडजोलाइजेशन और लेटराइजेशन, ठीक है। बाकी भी बहुत आसान सी है। ग्लेजेशन का मतलब होता है वाटर लॉक्ड कंडीशन में जो है आयरन जो होता है इसका रिडक्शन हो जाता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन मतलब पानी भरा होगा, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होने से आयरन का रिडक्शन होता है, जिससे ब्लू कलर का एक होराइजन बनता है, उसको बोलते हैं ग्लेजेशन। सेलेनाइजेशन जो है उसमें पहला वर्ड आ रहा है सेलाइन। सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट। किसी सॉइल के अंदर अगर सॉल्ट का अकोमोलेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेलेनाइजेशन। एल्केलाइजेशन का मतलब होता है, या सोलोडाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सॉइल के अंदर अगर सोडियम आयन का अकोमोलेशन होता है तो उसको बोलते हैं एल्केलाइजेशन। और पेडोटर्वेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल। यदि किसी भी जगह की सॉइल मिक्स होती है, जैसे ये दो होराइजन है, ऊपर वाला ए और ये बी, पता चला ये इसमें दोनों आपस में एकदम मस्त घोल मेल करके चूरमा बन जाता है दोनों का, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोटर्वेशन। पेडोटर्वेशन के लिए अलग अलग बहुत सारे कारक जिम्मेदार होते हैं, उनको भी हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का जो सेशन है उसमें आपको बड़ा मजा आया होगा। अब पहला आ जाता है कैल्सिफिकेशन, जिसको हम पढ़ेंगे मॉर्निंग के सत्र के अंदर, और कल आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। आई होप आप सबने ये सेशन बहुत बड़े मज़े से एंजॉय किया होगा, जिसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति आपको होगी नहीं। अगर